वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट बिल्कुल आप लोगों के लिए 100% फ्री रहेगा। दोस्तों, यूं तो मैं इस बैच को 399 यानी 399 रुपए में पेड लेकर के आ रहा था एप्लीकेशन पे, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कोई ऐसा बैच स्पेशल हमने फ्री यूट्यूब पर नहीं चलाया है, तो इस बार हम लोग इस कंप्लीट बैच को बिल्कुल फ्री लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो बैच रहेगा इसमें आप ऐसा ना समझें कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम चीजें देने वाला हूं, या पेड बैच में कुछ अलग पढ़ाता था, या मैं यहाँ फ्री बैच में कुछ अलग पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यारे साथियों, मैंने ये बहुत मेहनत के साथ बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। हम लोग आज से पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली सुबह 11 बजे आपको एक क्लास मिलेगी लाइव यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, पॉलिटी की। तो हम लोग पॉलिटी, जिसे हम लोग संविधान या राज व्यवस्था कह सकते हैं दोस्तों, यूं तो हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इस पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बस आप एक बार शेयर कर दें वीडियो को और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। ये सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट आपकी तब तक रहेगी जब तक ये कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बार ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये सारी वीडियोस हटा दी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग रेगुलर लाइव जुड़ें और कंप्लीट डेली आकर के आप लोगों को क्लासेस देखनी है, ठीक है। पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी किताबों का मैं सहारा ले रहा हूं इस पॉलिटी को कंप्लीट कराने के लिए। तो जस्ट आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं सारे के सारे नोट्स आपको दिखा देता हूँ, सारी की सारी किताबें दिखा देता हूँ। देखिए, ये कुछ किताबें हैं जिनका प्रयोग हम लोग करेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक इस किताब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एम लक्ष्मीकांत की किताब है। जितने भी हमारे फैक्ट क्वेश्चन निकलेंगे वो हम लोग यहाँ से भी ढूंढेंगे, और जो थ्योरी होंगी वो यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए हमने एक अलग से किताब और ली है जिसमें और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड है। वो किताब है परीक्षावाड़ी की। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कौन सी किताब आपको लेनी है, नहीं लेनी है, इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को पूरा देखना, पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आगे ज्वाइन करना, नहीं था बिल्कुल छोड़ देना। यहाँ पर हम लोग दोस्तों परीक्षावाड़ी किताब का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ से जो भी कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहेगा वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो हम लोग उठाएंगे। इसके अलावा फैक्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लूसेंट किताब का। तो दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे सर हमारे पास कौन सी किताब होनी चाहिए। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे या यूपी पुलिस कांस्टेबल या जितने भी आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है। सारे के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आपको ये लगता है कि कोई किताब होनी चाहिए, तो अब मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप लूसेंट की किताब ले लें, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप परीक्षावाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है, क्या हमारी रणनीति रहेगी पढ़ने के लिए, क्या सिस्टम होगा, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। फीस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं होगा, 1 रुपए का भी चार्ज नहीं है। सीक्वेंस में एप्लीकेशन पे भी क्लासेस को देख सकते हो आप, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसका। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे नोट्स डल जाएंगे इसके। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग, एसएससी, पुलिस और रेलवे 2024 में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए सफिशिएंट होगा। हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी। रटना भूल जाओगे, सब दिमाग में छप जाएगा। ये आज की क्लास से आपको पता लग जाना है, ओके। चलिए, बिना देर करे हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ये कौन कौन से एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम की बात करता हूं कि ये कौन कौन से एग्जाम में हेल्प करेगा। देखिए, यूं तो आप लोग बार बार यही रट्टा लगा देते हो कि सर क्या ये ग्रुप डी में आएगा, क्या ये एसएससी जीडी में आएगा, क्या ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि वन डे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम में ये 100% कारगर साबित होगा, ठीक है। हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। एसएससी में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, जैसे हम सीजीएल, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, इसके अलावा एमटीएस और जीडी, एसएससी जीडी,
इन एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं पुलिस एग्जाम के लिए, तो पुलिस में चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे यूपी एसआई का हो, या यूपी ट्रिपल एससी, वो तो अलग हो गया, चाहे वो आप लोगों का मेरे भाई राजस्थान पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, ठीक, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा जहां भी पॉलिटी का जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के ऑल एग्जाम में ये हेल्प करेगा, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, ठीक, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो। इसके अलावा ये टीचिंग के हर एक एग्जाम में काम करेगा, ठीक, या आपका यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काम करेगा, ऑल एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, अब पेड में और फ्री में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूं कि मैं इस बैच को हालांकि पेड ही लेने वाला था फीस रखने वाला था, इसकी फीस रखने वाला था 399 रुपए, लेकिन हमारी टीम ने मिलकर के एक डिस्कशन किया कि भाई आप इस बैच को कंप्लीटली फ्री लेकर के आएंगे, तो मैं इसको बिल्कुल फ्री लेकर के आया हूं, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पर भी। तो आपको क्या करना है, कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करना है, वहां माई कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो माई कोर्स के अंदर आपको ये बैच दिख जाएगा, पॉलिटी का फ्री बैच, कोई चार्ज नहीं होगा 1 रुपए का भी, जिसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, ठीक, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बोला सर हमें तो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी है, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको केवल लाइव क्लासेस ही मिलेंगी, ओनली लाइव क्लासेस। आप वंचित रह जाएंगे कहां, नोट्स, क्लास नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन को मत भी डाउनलोड कीजिए, तो आपको केवल वीडियो क्लासेस ही मिलेंगी लाइव। और लाइव का जो समय रहेगा समय रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे साथियों सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे। और हम लोग क्लासेस को 1.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे, 1.5 महीने में पूरा सिलेबस डेली 1 घंटे क्लास चल करके खत्म हो जाएगा। अब ये तो पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बाकी के डाउट हम सेशन के बाद क्लियर करेंगे। अब सीधा मैं शुरुआत करता हूं अपने सेशन की, आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। सबसे पहली बात कि हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये बेसिकली आप समझिए, सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले समझने वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहां जो शासन हो रहा है देश के अंदर, उसमें नियम बनाने के लिए हमें संविधान की जरूरत थी। क्या, हमें शासन करने के लिए, नियम बनाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। अब अगर शासन चल रहा होता, जैसे पुराने समय में राजशाही शासन चलता था, तो वहां राजाओं का शासन था, वो अपनी मर्जी से नियम लागू करते थे, लेकिन यहां मर्जी किसी की नहीं चलेगी, पूरा संविधान की चलेगी। यानी दोस्तों यहां पर सिटीजन जो होंगे, यानी जो देश में रहने वाले लोग होंगे और गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, उनके बीच, आपस में दोनों के बीच क्या भरोसा रहे या भरोसा विकसित हो, इसी के लिए संविधान का निर्माण हुआ। इसके अलावा दोस्तों क्या कर्तव्य होंगे एक व्यक्ति के, उनको निर्धारण करने के लिए हमें जरूरत पड़ी संविधान की। नागरिक की जो शोषण से बचने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें उनका डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए संविधान की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम लोग मोस्टली बात करते हैं एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि लिखित संविधान। जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, या यूएसए का संविधान है, लिखित संविधान है। फिर एक आता है अलिखित, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जैसे हम लोग ब्रिटेन का देखते हैं तो वो अलिखित संविधान है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ओके। अच्छा, अगर आपसे कोई प्रश्न फैक्चुअल ये पूछ लिया जाए कि बताइए वर्ल्ड का सबसे पुराना ओल्डेस्ट अनरिटन यानी कि अलिखित संविधान कौन से देश का है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनरिटन जो संविधान है वो यूके का ही है, यानी यूनाइटेड किंगडम का है। 1215 में इसको लागू कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित संविधान सबसे पुराना कौन से देश का है, लिखित संविधान सबसे पुराना कौन से देश का है, तो यूएसए का है। 1789 में इसको अपना लिया गया था।
तो ये तो थे फैक्ट क्वेश्चन, हमने बेसिकली नॉलेज समझी और बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन में आगे चल के समझेंगे। तो पहले आप लोग आगे आइए और समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल इस्तेमाल करूंगा, तो आपको कोई डाउट ऐसा नहीं रहेगा कि सर हमारी समझ में नहीं आया, हम इंग्लिश मीडियम से थे, या हमारी समझ में नहीं आया, हम हिंदी मीडियम से थे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना करें, एक एक स्टूडेंट को क्लियर समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना बस। चलिए लिखिए, आप यहां लिखिए मेरे प्यारे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दोनों में डिफरेंस तो होगा। आपने बार बार देखो, एक एक चीज के लिए मैं काफी देर तक बहस करूंगा, एक एक लाइन को काफी देर तक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर ली है अच्छे से पढ़ करके। आप को मैं और जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एमए भी पॉलिटिकल साइंस से की हुई है, डबल एमए में कर रहा हूं, यानी एक बार एमए कंप्लीट कर लिया, दोबारा से मैं हिस्ट्री से कर रहा हूं। तो एक बार पॉलिटिकल साइंस, एक बार हिस्ट्री। तो आपको कहीं कोई डाउट किसी चीज में आने वाला नहीं है, बहुत डिटेल में चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फैक्ट जो होंगे उनको मैं लिखवा करके चलूंगा। बाकी आप सारी चीजें अपने दिमाग में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि देश के हर एक नागरिक को अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी हो, क्या सरकार के अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी हो, क्या पुलिस के अधिकार हैं, क्या नेताओं के अधिकार हैं, ये सारी की सारी जानकारी अगर आपको होंगी तो आपका शोषण कोई नहीं कर सकता। जिससे हम डरते हैं वो डरना बंद हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट ध्यान से इन चीजों को समझते हुए चलेंगे तो ये मान के चलिए आप जागरूक इंसान बन जाएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी देखो, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग इसको माइंड कर देना, टेंशन मत लेना, थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, बाकी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो दोस्तों यहां पर दो नाम आ गए हमारे सामने, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटी। तो कभी कभी हम लोगों ने, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा कि संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों में क्या अंतर है। देखिए मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि यहां कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम लोग बोलते हैं क्या, संविधान, और पॉलिटी को हम लोग बोल देते हैं राज्य व्यवस्था। केवल इतना ही नहीं, बहुत चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। राज्य व्यवस्था। अब यहां जो संविधान है ये एक थ्योरिकल पार्ट है, जैसे हम इसको कह सकते हैं थ्योरी यानी दोस्तों आप लोगों हिंदी में इसका मीनिंग जानते होंगे, सिद्धांत। ये है क्या, सिद्धांत, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राज्य व्यवस्था, तो ये इसको हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस का मतलब व्यवहार में लाना, क्या, व्यवहार, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस एक बार आप समझ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए यहां जैसे अगर हम बात करें थ्योरी, तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस तभी कर सकते हो जब थ्योरी आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, थ्योरिकल पार्ट आपका मजबूत होगा, तभी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ना तो नहीं कर सकते। तो समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे कहने का अर्थ क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। कि भाई जो थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरिकल मतलब मान लीजिए आपको एक साइकिल चलानी सीखनी है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक किताब उठा ली और किताब में लिखा हुआ था भाई किस तरीके से साइकिल चलानी है, वो सारी आपने विषय को पढ़ लिया, वो तो थ्योरी पार्ट आपका क्लियर हो गया। देन उसके बाद आपने थ्योरी के बाद दोस्तों व्यवहार में लेकर के आए। अब आपने साइकिल उठाई और सीधा उसके गद्दी पर बैठ गए और लेकर के चल दिए, तो ये आपका थ्योरिकल पार्ट हो गया। यानी हमने, जैसे दूसरे तरीके से समझिए, आप कार सीखने गए तो सबसे पहले आपने कार के बारे में किताब में पढ़ा कि ये रेस है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये इसका ये स्टीयरिंग है, यानी सारी चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद आप व्यवहार में लेकर के आए कि अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यानी दोस्तों आपने मान लीजिए कि मेरे से कंप्लीट पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ लिया, थ्योरिकल पार्ट आपने पढ़ लिया, सिद्धांत आपने क्लियर कर लिए। अब आपको जाना है एमसीक्यू टेस्ट लगाने हैं कि कितना हमने पढ़ा, उसको जो थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। तो जो प्रैक्टिस आप करेंगे खुद से स्वयं से, वो क्या होगी आपकी, वो आपकी दोस्तों प्रैक्टिस होगी, यानी आपका व्यवहार में लाना होगा वो। तो आप लोग समझ गए दोनों में क्या अंतर है। यानी जब संविधान को हम व्यवहार में लेकर के आते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको अगर संविधान को देश में लागू कर दिया जाएगा तो वो राज व्यवस्था कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप थ्योरी लिखना चाहें, देखिए आपको एक अक्षर भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एक चीज नोट्स में, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन भी जो पढ़ रहे हैं हमारे सामने बैठ करके, 2-3 स्टूडेंट वो खुद नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी चीजें आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया इसको लिखें ना लिखें, एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी लिख लेंगे, ठीक है।
अब आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पकी पकाई खिचड़ी खाने से अच्छा खुद की बना के खाओ, तो उसमें मिर्च मसाला अपने तरीके से डाला जाएगा। लेकिन अगर मैं खिलाऊंगा तो भैया मैं अपने तरीके से डालूंगा, मिर्च ज्यादा डाल सकता हूँ, नमक हो सकता है मुझे ज्यादा पसंद हो तो मैं ज्यादा डाल सकता हूँ। आप अपने हिसाब से बनाओगे खिचड़ी तो मजा आपको आने वाला है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहां मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में समझा। इसके बाद आप लोग लिखो हेडिंग सबसे पहले कि संविधान क्या है। लिखना चाहो लिख लेना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान क्या है। हेडिंग टू हेडिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लिखो एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज, लिखिए एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज या किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून। बात समझ में आई? एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, लिख लेना आप। यानी दोबारा से समझिए, एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए उसे संविधान कहते हैं। चलो, अब दूसरा आपने लिखा राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, देखिए अगर आपको केवल यही पढ़ना होता कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है तो आप किताबों से भी पढ़ सकते थे, फिर आपको यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। यहां आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको सीखना है, रट्टा नहीं लगाना, सीखना है। तो एक एक जो शब्द लिखूंगा उसके बारे में बहुत देर तक मैं आपको चीजें समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएंगी। बाद में हम लोग उनको रिवीजन भी करेंगे साथ के साथ। तो अब मैंने संविधान तो बता दिया भाई, क्या बताया मैंने? एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्य व्यवस्था क्या है, तो जब संविधान को देश में लागू कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएंगी तो उसी को हम राज्य व्यवस्था कहेंगे। बात क्लियर हो गई? यानी जब संविधान है उसको लागू करने के बाद वो क्या बन जाता है भाई? राज्य व्यवस्था बन जाता है। ठीक है, अब एक नाम आप बार बार सुनते होंगे, नाम सुनते होंगे आप लोग बार बार, राज्य यानी स्टेट। इनकी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, वहां लिखी हुई है। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था और संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहां पर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। अरे यार मैं तो कितना स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, है? चलिए मैं और धीरे पढ़ाने का प्रयास करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी जिनको ये लगे कि सर थोड़ा तेज पढ़ाओ तो बाद में देख लेना, स्पीड को बढ़ा करके 1.2 या 1.5x में देख लेना। बोला राज्य क्या है? तो आपने कहा सर राज्य जो है ना वो जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, ये सब राज्य हैं। नहीं, संविधान में राज्य के लिए हम लोग स्टेट के लिए प्रयोग करते हैं, देश का। जैसे भारत एक राज्य है, भारत क्या है? एक राज्य है यार। अब आप लोग कहोगे यार ये कौन सी बात बता दी सर, हमारे तो दिमाग से बाहर हो गया कि आप ये कह रहे हो कि हमारा जो भारत देश है वो देश नहीं है, राज्य है। दिमाग के अंदर ये चीजें आई कि देश नहीं है ये तो राज्य है। हाँ, संविधान के अंदर इसको राज्य कहा गया है। एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनका नाम था गार्नर, उन्होंने स्टेट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बताया कि अगर भैया ये सारी चीजें एक एक देश के अंदर या एक स्टेट के अंदर हैं तभी वो स्टेट माना जाएगा, नहीं तो वो स्टेट नहीं होगा। प्रोविंस हो सकता है, एक प्रांत हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन देश तो बिल्कुल नहीं हो सकता, या राज्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। राज्य के लिए कुछ श्रेणियां रखें, जैसे राज्य में क्या क्या चीजें होंगी। देखिए यहां पर बात करते हैं, हम लोग राज्य पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं भाई राज्य की। तो बोला राज्य के अंदर सर क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना। राज्य के अंदर होगा एक निश्चित भूभाग। अगर निश्चित भूभाग है, निश्चित भूभाग है, अगर निश्चित भूभाग है तो बोला सर डेफिनेटली फिर तो वो राज्य ही होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग समझिए कि डिफाइंड एरिया अगर किसी जगह पर है तो वो क्या है? वो राज्य है। क्या केवल इतने से काम चल जाएगा? नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी है एक निश्चित भूभाग। तो यहां पर पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, क्या? जनसंख्या भी होनी चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। बोला सर हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है। फिर आपने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, सरकार भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। बोला सरकार भी है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो शासन कर रहे हैं, बोला सरकार भी है। अब इसके बाद बोला सर इतना ही नहीं, एक और चीज होनी चाहिए तभी आप स्टेट कह सकते हो उसको। बोला क्या होना चाहिए? बोला संप्रभुता होनी चाहिए। बोला संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता मतलब सॉवरनिटी होनी चाहिए। बोला संप्रभुता सर, हाँ सॉवरनिटी। बोला सॉवरनिटी क्या होता है? बोला फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। तो यहां समझिए सबसे पहले संप्रभुता क्या है? निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, लेने की क्षमता। भाई और थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं क्या, बताना जरा मेरे को, और थोड़ा स्लो चलूं क्या मैं? प्लीज जल्दी से मुझे बताएं। आशीष
रूबी, समीक्षा, जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, क्या मैं थोड़ा सा और स्लो चलूं? क्योंकि आपको साथ लेकर के चलना है। आपके बिना फिर पढ़ाई का क्या पढ़ाई, फिर तो बेकार है। आप लोग जैसे कहेंगे हम लोग ऐसे चलेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने बताया भाई, सबसे पहले एक निश्चित भूभाग होगा तभी वो स्टेट माना जाएगा, जनसंख्या होगी उसमें तभी स्टेट माना जाएगा, और सरकार होगी, संप्रभुता होगी, यानी कि ये तीनों चारों चीजें, यानी तीन नहीं चारों बातें होंगी तभी वो राज्य होगा। अब संप्रभुता क्या है? निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता भी दो तरीके से हो सकती है, कोई एक तरीका नहीं हो सकता निर्णय लेने के लिए। बोला क्या क्या हो सकता है? एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है भाई मेरे, समझना जरा। एक आंतरिक होना चाहिए, एक बाहरी निर्णय होना चाहिए। बोला सर एक आंतरिक और एक बाहरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी दोस्तों निर्णय लेने की क्षमता हो, बाहरी मतलब देश के बाहर के देश के साथ हम क्या निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णय हमारे पास होने चाहिए। देश के अंदर क्या निर्णय लेने हैं वो होने चाहिए। अब देखना अब आप कहोगे यार बिल्कुल सही सर, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, इसका मतलब वो एक प्रोविंस है, एक प्रांत है केवल। ठीक है, बोला कैसे जी? अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा भाई, मैंने कहा संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता। आप लोग कहेंगे सर देखिए इंडिया के पास क्या क्या, यानी भारत के पास क्या क्या चीजें हैं? बोला निश्चित भूभाग है, यस सर है। क्या जनसंख्या है? यस सर है। क्या सर सरकार है? यस सर है। संप्रभुता है? बोला सर है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए, क्या ये चीज यूपी, राजस्थान, एमपी के साथ है? बताना जरा। बोला आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, बोला सर है। जरा बताना आप लोग जितने भी भाई स्टूडेंट देख रहे हैं वो प्लीज बताना, क्या उत्तर प्रदेश के पास ये सारी चीजें हैं? बोला सर भूभाग है, बोला सर है। बोला सरकार, जनसंख्या है? यस ऑफ कोर्स है। सरकार है? बोला सर है। क्या सर सॉवरेनिटी है? क्या निर्णय लेने की क्षमता है? लिमिटेड है। लिमिटेड है, आप लोग ये नहीं कह सकते कि है। क्यों है लिमिटेड? देखना जरा, राज्य के साथ ऐसा क्यों है, यानी कि प्रोविंस के साथ ऐसा क्यों है, प्रांत के साथ ऐसा क्यों है? मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई भी राज्य चाहे तो क्या वो किसी देश से लड़ाई कर सकता है? बताना जरा, क्या वो किसी देश से लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है? या मान लीजिए कि कोई विदेशी नागरिक यहां देश में आना चाहे, तो क्या हमारा देश, कोई एक राज्य स्पेशली वो ये कह सकता है कि भैया हम नहीं बुलाना चाहते उसको? नहीं कह सकता। उसको वीजा जो लेना होगा वो केंद्र सरकार से लेना होगा, ना कि राज्य सरकार से। या मान लीजिए कि हमारे देश की पाकिस्तान से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और हमारे देश की आर्मी कहती है कि भाई जाओ सीधा जाकर के अटैक करो पाकिस्तान पे, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश है वो ये कहे कि नहीं हमें नहीं लड़ना भाई, हम नहीं लड़ना चाहते, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो लिमिटेड कुछ शक्तियां हैं, इसलिए वो प्रोविंस है, प्रांत है। यहां पर वो क्या है, वो यहां पर भाई साहब बिल्कुल भी आपका राज्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है, बोला सरकार। सरकार क्या है? आप बताएं जरा कमेंट सेक्शन में कि सरकार क्या है। सरकार किसे कहते हैं? सरकार, फटाफट बताइए सरकार क्या है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? तो एक इसकी डेफिनेशन नॉर्मली हम लोग लिखना चाहें जी, गवर्नमेंट क्या है, तो एक ऐसी संस्था है जहां जनता के विकास व कल्याण के लिए जनता पर शासन किया जाता है। भाई सरकार क्या कर रही है? हमने किसी व्यक्ति को चुना और चुना करके उसको बड़े ओहदे पर बैठा दिया। अब वो हमारा विकास और डेवलप करने के लिए, हमें वेलफेयर और डेवलप करने के लिए वो क्या कर रही है? हमारे ऊपर शासन कर रही है, जनता के ऊपर शासन कर रही है। तो इसी को हम लोग गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है, आप लोग बताइए जो सरकार है वो कितने अंग है सरकार के? अगर संगठन पूछे या सरकार के अंग पूछे तो आप लोग बता सकते हैं सरकार के अंग कितने हैं? सरकार के अंग कितने अंग हैं सरकार के? प्लीज आप लोग जल्दी से बताइए सरकार के कितने अंग हैं? एक, दो, तीन, चार, कितने अंग हैं सरकार के? बोला सरकार के सर तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? बोला तीन अंग होते हैं। कौन से? एक सबसे पहले विधायिका। विधायिका, ठीक है, जानते हैं आप लोग विधायिका को? नहीं जानते? जल्दी से बताना, विधायिका जानते हैं या नहीं जानते? विधायिका जानते हैं या नहीं जानते हैं? विधायिका, चलिए विधायिका को हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं। लेजिस्लेटिव, एक तो हमारे पास है विधायिका, एंड इसके बाद है एक कार्यपालिका,
एक मिनट रुकना, थोड़ा अच्छे से सेट कर दूं। तो यहाँ एक हमारे पास लेजिस्लेटिव है यानी विधायिका, दूसरा हमारे पास है कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास मेरे भाई, कार्यपालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। तीसरा क्या है भाई, भाई एक तो हमने विधायिका पढ़ी, एक कार्यपालिका पढ़ी, और एक क्या है तीसरा, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। क्या है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी। ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। कभी कभी ना आपसे एक और आ जाएगा कि भाई जो है मीडिया, मीडिया फोर्थ पिलर माना जाता है ना, फोर्थ पिलर माना जाता है जो है मीडिया, लेकिन मीडिया को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तो केवल हमें 3 ही चीजों को पढ़ना है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप लोग ध्यान दीजिए भाई, इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का कोई काम तो होता होगा। तो यहां पर जो विधायिका का काम है वो है कानून बनाना। क्या काम है, कानून बनाना। तो आपसे पूछे कि भैया कानून बनाने का काम किसका है, तो वो विधायिका का है, कानून बनाना। बोला ठीक है सर। अब देखिए भाई एक बात बताइए यार, जिसने कानून बनाया वो सबसे सुप्रीम है। हमारे देश का जो संविधान बनाया वो इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे, इतने जबरदस्त व्यक्ति थे कि उन्होंने जगह जगह के देशों से अलग अलग चीजें उठा करके इतना परफेक्ट संविधान बनाया कि सोचिए, देखो यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एक एक धर्म में कई कई आपके गोत्र, कई कई आप लोगों के अलग कल्चर, कई कई आप लोगों के अलग अलग रहने की व्यवस्थाएं, ठीक है, कलाएं अलग अलग हैं सभी की, फिर भी हम लोग एकजुट हैं। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा अच्छा है। आज आप लोग देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जब देश अलग हुआ था तो केवल उसमें मुस्लिम धर्म के नाम पर उसका बंटवारा हुआ था। आज उसके टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वहां का संविधान जो था वो अच्छा नहीं था। अब जैसे कि मैंने यहां बताया, एक है लेजिस्लेटिव यानी कि एक है विधायिका जिसका काम है कानून बनाना। अब सोचिए अगर कोई कानून बना रहा है तो ये सबसे मजबूत होगा देश के अंदर। तो विधायिका की जो पावर होगी भैया वो तो इतनी होगी कि वो तो कार्यपालिका की भी नहीं सुनेगा, वो तो भाई साहब न्यायपालिका की भी नहीं सुनेगा। स्पीड सही, ओके, वो तो किसी की नहीं सुनेगा। तो सबसे सुप्रीम कौन हो गया, बोला विधायिका। तो अब विधायिका वाले तो कुछ भी कर सकते हैं देश के साथ, अरे वो तो तानाशाही भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कार्यपालिका की जरूरत पड़ी कि बेटा केवल आप लोग कानून बनाओ, लागू हम करेंगे, कानून को लागू हम करेंगे। तो यहां पर कानून को लागू करना, कानून को लागू करने का काम कौन करेगा, कानून को लागू करने का काम करता है मेरे प्यारे साथियों कार्यपालिका। अब इसका मतलब तो सबसे सुप्रीम कार्यपालिका हो गई। बोला यार कानून तुम बनाओ, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, पास तो हम ही करेंगे, अच्छा होगा तो पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लागू ही नहीं करेंगे उसको। तो अब सबसे सुप्रीम कौन, कार्यपालिका। तो यहां पर भाई कार्यपालिका, अगर केवल कार्यपालिका होती, जुडिशरी नहीं होती, तो फिर तो ये मनमानी करते कार्यपालिका वाले। तो इसलिए अब कानूनों की रक्षा भी की जाएगी कि ये कानून ढंग से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई कानून गलत बन गया है तो इस पर निर्णय लेने का काम, इस पर सारी संरक्षण करने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो अब कोई सुप्रीम नहीं रहा, सबकी ताकत, सबकी अलग अलग शक्तियां बंटवारा हो चुकी हैं। तो कानून का संरक्षण जो करेगा वो कौन करेगा, न्यायपालिका। तो ये कानून का संरक्षण करता है, संरक्षण। चलिए इतना क्लियर हुआ। तो इन तीनों का काम क्या है, यहां कानून बनाना, यहां कानून को लागू करना, या कानून का संरक्षण करना, या कानून की रक्षा करना। अब दोस्तों क्योंकि देखिए आप लोग समझिए, यहां पर ये कानून लागू कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम है और सबका काम जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबकी बराबर जरूरत है। जिन्होंने भी संविधान को लिखा वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ऐसा नहीं आज के समय में जैसे राजनीतिक मुद्दों पर वो कानून बना करके चले जाते, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की। इसीलिए कार्यपालिका को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोला कार्यपालिका को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाँ। एक वो जो जनता के पास से निकल के जाएगा, भाई हमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, हमारा ही चुना हुआ एक प्रतिनिधि। हम लोग एमएलए एमपीओ को चुनते हैं, वो जाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं और जाकर के भाई साहब वो क्या होते हैं, वो कानून व्यवस्थाएं लागू करवाते हैं। सही है या नहीं है? बोला ठीक है, अब हमने मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा दिया वहां पे, तो वो कानून लागू कर पाएगा ढंग से? नहीं।
तो इसलिए अब क्या किया गया, केंद्र ने एक और दिमाग लगाया, बोला आपने तो अपने अपने क्षेत्र के एमपी भेज दिए बना करके, लेकिन हमें भी जो है वो ऐसे टैलेंटेड व्यक्तियों की जरूरत है जो हमें आकर के सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे सकें। तो वहां पर इनको परमानेंट और टेम्परेरी वे पे रखा। तो टेम्परेरी वे पे जो रखा है वो आप लोग चुनेंगे जो 5 साल के लिए जाएगा, ठीक है, लेकिन सरकार जिसको चुनेगी वो पूरा जीवन रहेगा, जैसे नौकरशाही शासन, आईएएस पीसीएस जो होते हैं। तो यहां पर एक तो अस्थाई तरीके से चुना गया, अस्थाई होंगे। अस्थाई कौन होंगे, मंत्री, यानी जो एमपी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये अस्थाई होते हैं, हर 5 साल पे चुने जाते हैं, ठीक है, जानते हैं आप लोग। लेकिन दूसरा है परमानेंट। परमानेंट और परमानेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई, जरा बताना। नौकरशाही, जो नौकरशाही होगा वो परमानेंट होगा, नौकरशाही। लेकिन यहां जो नौकरशाही रखे गए हैं ना दोस्तों, ध्यान रखना, वो नौकरशाही केवल आईएएस, पीसीएस, सॉरी पीसीएस नहीं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनको रखा गया है। अब यहां ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई आईएएस या पीसीएस अधिकारी किसी मंत्री वगैरह की नहीं सुनता है, किसी विधायक की नहीं सुनता। वो विधायक कुछ भी कहता रहेगा, उसकी नहीं सुनेगा, अपने मनमानी करेगा। तो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि वो डरता नहीं है आईएएस पीसीएस, आईएएस, मैं बार बार पीसीएस मुंह से निकलता है, आईएएस या आईपीएस कभी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता, क्योंकि वो राज्य से कलेक्ट होकर के, राज्य से उसे मतलब नहीं है कुछ भी, उसको जो देख रेख कर रहा है वो केंद्र कर रहा है। तो सरकार के हाथ में केवल इतना है, या तो कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड किया जा सकता है या उनको ट्रांसफर किया जा सकता है इधर से उधर, नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। वो सारा काम केंद्र के हाथ में है। तो इसलिए आईएएस या आईपीएस की जो नौकरियां हैं वो बहुत ही पावरफुल नौकरियां हैं। वो कहां, बिल्कुल सेंटर से चलती हैं। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार चाहे तो टर्मिनेट करके भगा दे, बोला जाओ अपना काम करो। राज्य के हाथ में इतनी पावर नहीं है, ठीक है। चलो, यहां तक मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं इस पे, एक बार शेयर कर दीजिए। अब देखो, एक बात और समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब आप लोग कहेंगे, अच्छा एक बात बताइए, आपने विधानसभा जानते हो, विधानसभा किसे कहते हैं, विधानसभा, मजा आ रहा है, ठीक है। विधानसभा किसे कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहते हैं, या फिर आपने संसद के बारे में सुना होगा, बोला पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, बोला संसद को कहते हैं। संसद दो पार्ट में डिवाइड है, दो हाउस है संसद के, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये दोनों नाम सुने होंगे। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। तो 2 मिनट में उस पर चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब मजा आ जाएगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जो आप लोग पहले से नहीं भी जानते थे, उन चीजों को देखने को, आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये नोट कर लीजिए आप लोग, पहले ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप फटाफट से। चलिए, कर लिया, वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा ठीक ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं, 2 मिनट यहां ध्यान देना, बहुत मजा आएगा आपको। बोला हमारे पास एक है सर विधानसभा, विधानसभा, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। एक है हमारे पास विधानसभा, इस विधानसभा को हम लोग क्या कहते हैं, बोला सर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। यहां कौन बैठते हैं यार विधानसभा में, एमपी बैठते हैं क्या, या विधायक बैठते हैं? तो सीधी सी बात है, विधानसभा में विधायक बैठेंगे। तो यहां बैठते हैं कौन, विधायक। कौन बैठते हैं, विधायक, जो आपके क्षेत्र से चुने जाते हैं ना विधायक, वो बैठते हैं। यानी कि इंग्लिश में इनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। नाम सुना है एमएलए, एमपी? तो एमएलए विधायक को कहते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं उनको कहा जाता है। बोला इतना तो जानते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए अब यहां इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आप लोगों के एमपी चुने जाते हैं। कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि इन एमपीओ के लिए हमने वोट किया और इन एमपीओ के लिए वोट हमने नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक बात समझिए, जैसे हम विधायक की बात करें, तो विधायक को चुन कौन रहा है, किसके द्वारा चुना जा रहा है ये विधायक? तो विधायक चुना जा रहा है जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा।
यानी अब एक चीज समझिए, मैं यूपी मान लेता हूं, उत्तर प्रदेश को इंक्लूड कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश, यूपी मैंने यहां पे इंक्लूड किया। यूपी की जनसंख्या है, मानकर चलिए कुछ भी जनसंख्या है यूपी की, अब उसमें 24 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या है, लेकिन अगर मान के चलिए उसमें जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वही तो चुनाव कर सकते हैं, वही तो जो है वोटिंग कर सकते हैं, वही तो वोट दे सकते हैं। बोला हाँ सर। तो ये अब जो जनसंख्या होगी जो वोट दे सकती है, वो वोट दे करके क्या बनाएगी? विधायक। ठीक, वो क्या वोट दे करके बनाएगी? विधायक। और विधायक कहां बैठेगा? विधानसभा में। विधायक कहां बैठेगा? विधानसभा में। बोला विधानसभा समझ में आ गई? ठीक है, विधानसभा समझ में आ गई। विधानसभा क्या है? विधानसभा में आपके द्वारा चुना जाता है विधायक। जैसे उत्तर प्रदेश से 403 विधायक चुने जाते हैं, 400 प्लस विधायक हैं, तो विधानसभा में बैठते हैं 403 के आसपास विधायक बैठते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलो बोला ठीक है सर, विधानसभा समझ में आ गई। अलग अलग जगह से अलग अलग विधायक जाकर के विधानसभा में बैठते हैं। अब उसके बाद देखो संसद आती है, पार्लियामेंट आती है। संसद, पार्लियामेंट। ठीक, संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी दो पार्ट में डिवाइड है। बोला दो पार्ट में कैसे सर? इसके टू हाउसेज हैं, टू हाउसेज। कौन कौन से? दो हाउसेज हैं। एक है आपका, एक है आप लोगों का लोकसभा, लोकसभा, एक आपका राज्यसभा, राज्यसभा। बोला सर इन दोनों में अंतर क्या है? लोकसभा में और राज्यसभा में अंतर क्या है? अंतर आप लोग जानते नहीं जानते? जल्दी से कमेंट करके बताना कितने लोग जानते हैं। बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट मैं आप लोगों को पॉलिटी कराऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा भाई, और यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। कोटि कोटि प्रणाम सर, प्रणाम भाई। आप मुझे बताइए कि लोकसभा में और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है? कुछ अंतर होता है? यहां भी सांसद बैठते हैं लोकसभा के अंदर, यहां भी सांसद बैठते हैं। ठीक है, सांसद मतलब एमपी, और यहां भी सांसद ही बैठते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां भी सांसद बैठते हैं। बोला हाँ जी ठीक है, तो ये तो फिर एक ही जैसा हो गया, इसमें अंतर क्या हुआ? लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इन लोकसभा वाले सांसदों के लिए वोट कौन करता है? जनता। ये डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन इन राज्यसभा के जो सांसद होंगे उनके लिए आप लोग वोट नहीं करेंगे, उनके लिए विधायक वोट करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि कोई सांसद जो है, आपने वोट तो किया ही नहीं, किसी भी राज्य से नहीं था वो वोट करने के लिए, लेकिन वो सांसद बन के चला गया। फिर वो सांसद कैसे बन गया? कैसे बना वो सांसद? वो सांसद बना विधायकों के द्वारा चुने जाने पर। समझ गए? वो अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से क्या बना? सांसद बना। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करता हूं, तो इस 403 में से 80 जो विधायक हैं उनके द्वारा सांसद चुने गए, 80 सांसद चुने गए। ठीक, एक मिनट, मैं यहां से नहीं, यहां से तो मैं गलत इसको निशान लगा रहा हूं, एक मिनट रुकना। मैं ये कहूंगा कि जनता ने जो है वो वोटिंग की, जनता ने वोटिंग की, जनता ने वोट की, और जनता ने वोट करके यहां पर सांसद चुने उत्तर प्रदेश के। मैं यूपी लिख देता हूं यहां पे, यूपी की जनता ने वोटिंग की, और सांसद कितने हो गए यहां पे? 80, क्योंकि 80 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश के कहां हैं? सांसद हैं, 80 सांसद हैं। ठीक है, अब यहां पर इस जनता में से 80 सांसद तो चुने गए लोकसभा में, लेकिन अब इन विधायकों में से यहां 32 जो सांसद हैं वो विधायकों के द्वारा चुने गए। ये जो विधायकों के द्वारा चुने गए हैं, ये इनडायरेक्ट तरीके से चुने गए हैं कि आपने वोट कुछ नहीं करा, केवल विधायकों ने चुन करके भेज दिया इन 32 एमपीओ को। ये डायरेक्ट आप लोगों का चुनाव है, ये डायरेक्ट चुनाव है, लेकिन ये इनडायरेक्ट चुनाव है, आपके द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक है, बताओ, बताइए। एक पूछ रहे हैं एप्लीकेशन पर कि सर अमेरिका के राष्ट्रपति और इंडिया के प्रधानमंत्री को वोट कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सा ये समझना है आप लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो इंडिया है या भारत है, भारत में जो प्रधानमंत्री है उसके लिए डायरेक्ट वोट आप लोग नहीं कर सकते। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वोट किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वोट दिया है?
बताइए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट कितने लोगों ने दिया है? अमेरिका में प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वोट दिया जाता है, वहां एमपी के लिए या किसी और के लिए वोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दे सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर दोस्तों, जैसे ये अजय भाई कह रहे हैं कि मैंने वोट दिया है, नहीं दे सकते भाई आप लोग। आप लोग अपने क्षेत्र के या अपने डिस्ट्रिक्ट के या अपने जिले के सांसद को वोट करते हो, उन सांसदों में से चुना जाता है कि भैया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो आपके सांसद को दिखाया जाएगा, आप सांसद को वोट देते हैं ना कि प्रधानमंत्री को। बताइए प्रधानमंत्री को वोट किसने दिया यार? आपने अपने क्षेत्र के एक सांसद को ही तो वोट दिया है ना। लेकिन उन्हीं सांसदों में से चुना गया जो अच्छा व्यक्ति था, जो कैपेबल था देश को चलाने के लिए, उसको ऊपर बैठा दिया गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनाव कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए, अब यहां बात करते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं आप लोग क्या है? ये नोट कर लो फटाफट से, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है दोस्तों जनता का शासन, कहा जाता है कि जनता का शासन है ना। आपने दो नाम सुने होंगे, एक फेडरल और एक यूनिटरी, यानी संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है, संघात्मक है एकात्मक है? तो कुछ कहेंगे सर संघात्मक है, कुछ कहेंगे एकात्मक है, कुछ कहेंगे सर दोनों हैं लगभग। तो फिर उसको क्या कहेंगे पता नहीं सर, लेकिन मैं आपको बताता हूं। बताइए जरा, भारत की जो शक्ति संकेंद्रण है वो संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है? बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई सबसे पहले डेमोक्रेसी, जिसे लोकतंत्र भी कहते हैं, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र का जो शक्ति संकेंद्रण है, जो शक्ति विभाजन है, शक्ति संकेंद्रण, जो शक्ति संकेंद्रण है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो शक्ति को निर्धारित किया गया है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक बोला सर संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक, एक एकात्मक। ठीक है भाई, चलो। अब यहां पर बात आती है कि संघात्मक क्या है और एकात्मक क्या है। बड़े ध्यान से समझने की बात है, ये संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। यहां जो संघात्मक व्यवस्था होती है, केंद्र, अब जैसे केंद्र सरकार है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है अपनी पावर को। जैसे इंडिया के, भारत के साथ ऐसा होता है। भारत का जो केंद्र है, ठीक है, यानी आप लोग कहेंगे पार्लियामेंट है, उसने अलग अलग राज्यों को क्या कर दिया, शक्तियां निर्धारित कर दी हैं कि भाई आपके पास भी कुछ शक्तियां हैं, आपके पास कुछ शक्तियां हैं। तो यहां जैसे मान के चलिए केंद्र है, केंद्र है, केंद्र ने क्या किया, राज्यों को शक्ति का विभाजन कर दिया, शक्ति का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ना, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, हाँ या ना? बोला ठीक है जी। लेकिन यहां एकात्मक सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, यहां शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर ये केंद्र है तो सारी की सारी शक्तियां केंद्र में निहित है, यहां राज्य को कोई ऐसी शक्ति नहीं दी गई अलग से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सभी शक्तियां निहित किसके अंदर हैं, वहां केंद्र के अंदर है। यहां राज्यों को भी बंटवारा कर दिया, राज्यों को भी दे दी शक्तियां। ठीक है, अब चार पांच पॉइंट, पांच सात पॉइंट और लिखो जिससे आपको क्लियर होगा, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। इसको नोट करिए पहले, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं ढंग से कि भाई यहां पर इनकी संघात्मक की विशेषताएं क्या है, एकात्मक की विशेषताएं क्या है, कैसे पहचाने कि एकात्मक है, कैसे पहचाने संघात्मक है। सर ये रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, और नोट्स वगैरह लेने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्री है, कुछ भी चार्ज नहीं होगा इस सब्जेक्ट का, नोट्स का भी और क्लासेस का भी।
देखिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा भाई। विशेषताएं बताऊंगा मैं आपको, विशेषताएं। और विशेषताएं एक पेज पे नहीं आएंगी क्योंकि 7-8 पॉइंट है, वो आपको लिखने हैं। 7-8 पॉइंट आपको समझने हैं ढंग से। जैसे पहला पॉइंट है विशेषताएं, लिखो। नंबर 1, यहां लिखित व सर्वोच्च संविधान होगा। लिखित व सर्वोच्च संविधान होगा। अब बात को समझना, क्या मतलब है इसका, कि यहां सबसे ऊपर संविधान होगा और लिखा हुआ संविधान होगा। क्या एकात्मक के लिए ऐसा नहीं होगा? देखो यहां पर देखो, संघात्मक के लिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूके, सॉरी संघात्मक के तौर पे जैसे कि अगर बात करें यूएसए, यहां एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूएसए का संविधान है वो संघात्मक संविधान है, ठीक है। और यूके का जो संविधान है वो एकात्मक संविधान है, ध्यान रखना। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बोला सर यहां पर लिखित व सर्वोच्च संविधान होगा, बोला हाँ। सर यहां क्या होगा, नंबर नेक्स्ट यहां पर नंबर 1 में ऐसे लिख देता हूं, क्या लिखित संविधान होगा? देखो यूके का तो लिखित संविधान नहीं है। अब लिखित संविधान नहीं है, लेकिन और देशों के पास जो संविधान है, जो एकात्मक संविधान है, क्या वो लिखा हुआ हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली लिखा हुआ हो सकता है। तो हम यहां पर यूके वगैरह नहीं लिखते, जिससे कि आप डिस्टर्ब होंगे। आपको लगेगा कि सर यूएसए का तो अलिखित संविधान है, आपने लिखित के अंदर क्यों रख दिया? मैं बात कर रहा हूं एकात्मक और संघात्मक। संघात्मक और एकात्मक दोनों ही लिखित और सर्वोत्तम ही होते हैं। ये भी लिखित होता है और सर्वोत्तम होता है, ध्यान रखना। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। यहां स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, ठीक। अगर यहां स्वतंत्र न्यायपालिका है तो क्या यहां भी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी? हाँ, यहां भी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हुआ? देखिए यहां पर क्या दोहरी सरकार होती है? बिल्कुल दोहरी सरकार होगी। मैं आगे लिख देता हूं ये पॉइंट, ठीक है। नंबर 3, दोहरी सरकार होगी, दोहरी सरकार होगी। लेकिन दोस्तों एकात्मक में दोहरी सरकार नहीं होगी। अब दोहरी सरकार का मतलब क्या हुआ? यानी कहने का केंद्र की सरकार अलग होगी और राज्य की सरकार अलग होगी संघात्मक में। लिखने की जरूरत नहीं है एकात्मक संघात्मक, आप समझ जाना, या संघात्मक लिख रहा हूं मैं, आगे एकात्मक लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर प्यारे साथियों, यहां पर तीसरे पॉइंट में ये नहीं होगा, यानी एकात्मक के साथ ऐसा नहीं होगा। वहां एकात्मक सरकार होती है, केवल केंद्र की सरकार होती है, ठीक है। चलो उसके बाद चौथा पॉइंट, केंद्र व राज्यों के बीच, राज्यों के बीच, के बीच, राज्यों के बीच संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक शक्ति विभाजन, विभाजन। यानी दोस्तों यहां पर केंद्र व राज्यों के बीच क्या होगा? संवैधानिक शक्ति का विभाजन होगा। यानी आपने आपने पढ़ा होगा कि संघ सूची है, ये राज्य सूची है, ये संवर्ती सूची। यानी संघ सूची का मतलब होगा कि पूरी की पूरी ताकत या जो शक्तियां हैं वो संघ में होंगी, राज्य में, एक देश में होंगी, ठीक है। राज्य सूची मतलब प्रांतों को कुछ जो है लिस्ट दे दी जाएगी, प्रांतों को कुछ शक्तियां दे दी जाएंगी। संवर्ती का मतलब राज्य की और प्रांत की दोनों की शक्ति, यानी देश और राज्य की शक्ति दोनों आपस में मिली-जुली होंगी। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां सारी शक्तियां केंद्र में निर्धारित होंगी, यहां अलग-अलग बटी हुई नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट लिखो, दोहरा संविधान। दोहरा संविधान होता है, जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं उनमें संविधान। दोहरा संविधान, दोहरा कैसे? राज्य का संविधान अलग होगा, ठीक है, और केंद्र का संविधान अलग होगा। तो पहले केंद्र लिखोगे फिर राज्य लिखोगे। राज्य का और केंद्र का दोनों का संविधान अलग अलग होता है, ठीक है। और यहां एकल संविधान होता है, ठीक। कैसा संविधान होता है? एकल संविधान, एक संविधान होगा, एकल संविधान। चलो अब ये देखना, आगे चल के आप खुद बताओगे कि भारत का संविधान कैसा है। छठा पॉइंट, दोहरा संविधान हो गया, दोहरी नागरिकता होगी। यहां दोहरी नागरिकता होगी, नागरिकता होगी। और यहां एकल नागरिकता होगी, केवल आप केंद्र के ही रहने वाले होंगे, ऐसा नहीं केंद्र के अलग राज्य के अलग।
एकल नागरिकता, नागरिकता नोट कर लो, एकल नागरिकता होगी। ये पॉइंट आप लोग केवल नोट कर लो। यहां मैं क्या लिख रहा था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक, और यहां एकात्मक, एकात्मक। नोट कर लिया आपने, संघात्मक एकात्मक, फटाफट बताओ, क्लियर हो गया? अब मुझे एक बात बताओ यार, कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक है एकात्मक है? बोला सर तो देखना पड़ेगा, स्ट्राइक हो गई, हमें समझ से बाहर हो गई कहानी, कैसे? सर आपने बताया, देखना जरा, हमारे देश के अंदर लिखित संविधान है, स्वतंत्र संविधान है, दोनों में लिखित भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा संघात्मक है और एकात्मक है, कुछ भी हो सकता है, संघात्मक या एकात्मक। आगे चलो, यहां तक तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपने कहा हमारे देश में क्या दोहरी सरकार है? बोला हाँ है। सर केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार भी होती है। जरूरी नहीं कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में हो तो राज्य में बीजेपी की हो, किसी और की भी हो सकती है। ठीक, बोला हाँ। बोला एकात्मक में एकल सरकार होती है, केवल केंद्र की सरकार होती है। तो हमारे देश में ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एकात्मक तो नहीं है व्यवस्था, संघात्मक में चल रही है। लेकिन आगे आए, केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक विभाजन, शक्तियों का विभाजन बिल्कुल है। हमारे देश में राज्यों को भी अलग अलग शक्तियां दे रखी हैं और केंद्र में भी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग शक्ति है। बोला ठीक है जी, लेकिन यहां एकात्मक में ऐसा नहीं है। बोला यहां शक्ति केवल केंद्र में होगी। तो बोला एकात्मक तो नहीं है भाई हमारा संविधान, अभी तक ये यहां पर संवैधानिक जो है संघात्मक चल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे ही आए तो अब दिमाग हिल गया। दिमाग कैसे हिल गया? बोला दोहरा संविधान, केंद्र का अलग होगा, राज्य का अलग होगा। भाई बताना जरा, हमारे देश में क्या केंद्र का और राज्य का अलग अलग संविधान है? बोला बिल्कुल भी नहीं है, सबका एक संविधान है। लेकिन यहां कह रहा है कि एकल संविधान, तो अकेला संविधान है। बोला सर यहां पर तो फिर भारत का संविधान जो है वो एकात्मक संविधान है। दिमाग हिला ना थोड़ा सा। अब देखो आगे, बोला दोहरी नागरिकता। बोला भारत में दोहरी नागरिकता भी नहीं है, ना दोहरा संविधान है, एकल नागरिकता है। आप किसी भी एक राज्य के या अलग स्पेशली किसी शहर के नहीं हो सकते, आप केवल होंगे तो केवल भारतीय होंगे, एक ही नागरिकता होगी, आप भारतीय होंगे। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता ले लो या राजस्थान की भी नागरिकता ले लो या पंजाब की भी नागरिकता ले लो, आप भारतीय रहोगे, किसी भी राज्य की नागरिकता आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, आप भारतीय नागरिक होंगे। बोला तो इसका मतलब है सर हम फिर एकात्मक सरकार की तरफ है। तो ना हम एकात्मक है ना संघात्मक है, तो क्या है बताओ? तो भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है पता है? ना संघात्मक है ना एकात्मक है, उसको हम कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था, क्वासी फेडरल सिस्टम, जो कहा गया था केसी वेलर के द्वारा। तो अब आप लिखो कि भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है। तो मैं और अच्छे से यहां पे लिख देता हूं, इसको नीचे करता हूं थोड़ा सा। समझ गए भारत की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है भाई? लिख लो, नोट कर लो। यहां पर मैंने बताया सबसे पहले कि भाई एक तो यहां संघात्मक, संघात्मक व्यवस्था, ठीक, और एक एक जो है एकात्मक, एकात्मक व्यवस्था। दोनों के कुछ कुछ रूल उठा लिए, दोनों के कुछ कुछ रूल उठा लिए, बन गया क्या? अर्ध संघीय व्यवस्था। ठीक, यानी इसको कहते हैं हम क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल सिस्टम। ये नाम किसने दिया था क्वासी फेडरल सिस्टम? तो आप लोग ध्यान रखना, इसको नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था केसी वेयर। ठीक है जी, केसी वेयर नाम था इसका। इसने कहा था कि भारत की जो व्यवस्था है वो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय व्यवस्था है। बताइए, इतना क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, शेयर कर दीजिए। अंकित भाई जय भीम, खुश रहो भाई। आगे आए। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अब आप, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको अपने तरीके से।
कि दोनों में इंडिया जो है या भारत जो है वो फेडरल और यूनिटरी कैसे है, यानी संघात्मक और एकात्मक कैसे है। भारत की संघीय विशेषताओं के बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले लिखित संविधान सर्वोच्च संविधान है भारत का। बोला स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे वो पूरे देश की हो। पूरे देश की कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। राज्य की कौन सी? हाई कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तीनों आपस में क्या है? अपने आप में तीनों की तीनों क्या है भाई मेरे, ध्यान रखना, क्या है? स्वतंत्र हैं। अब कभी कभी, अब देखो आप लोग कहोगे सर, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात, मैं बात करता हूं न्यायपालिका की। देखना, न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं, जैसे न्यायपालिका है, ध्यान रखना भाई, जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हमारी जैसे सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गई, है ना, उसके नीचे हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, मान लीजिए। अब एक बात बताओ, इसमें स्वतंत्र कौन सी है? बोला तीनों आपस में स्वतंत्र हैं, कोई भी सजा दे सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्वतंत्र भी नहीं है। मानोगे बात को? नहीं मानोगे? बोला कैसे सर, स्वतंत्र कैसे हैं? स्वतंत्र ऐसे हैं कि आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी को जो है वो पद से हटा दिया गया था एक हाई कोर्ट के द्वारा। कौन सी हाई कोर्ट के द्वारा, जरा बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। जब उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उनके पद से हटा दिया गया था, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। बोला फिर तो सरकार हाई कोर्ट में बड़ी पावर है, ठीक है। बोला बिल्कुल सर। एक भगवान शिव के एक उसको लेकर के शिवलिंग को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अभी साउथ इंडिया की तरफ। तो वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया। उस फैसला को स्वतंत्र रखा गया, किसी ने भी हाथ टच नहीं किया, ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये भी इसका मतलब स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो कोई कह नहीं सकता, बोला ये भी स्वतंत्र है। बोला ठीक है जी। तो यहां न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। बोला अगर स्वतंत्र है तो फिर यहां पर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये एकात्मक भी है? एकात्मक भी है। तो एकात्मक बच्चा ये ऐसे है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी फाइलें मंगा सकता है हाई कोर्ट से और वो जजमेंट खुद कर सकता है। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक से फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट भी बुला सकता है। बोला अपने बोया बिस्तर उठाओ और आ जाओ हमारे पास, हम फैसला सुनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला ले। तो वह ऐसे हो गया, सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। यानी दोस्तों आप लोग समझिए, आप एक अधिकारी हैं और आपके नीचे छोटे छोटे कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब किसी ने घपला कर दिया छोटे व्यक्ति ने, और आप उस कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, तो उसको उठा करके बेटा फाइलें उठा लाओ, मेरे पास आ जाओ, दिखाओ आपने कहां पे ये घोटाला किया, तो बुला सकते हो अपने पास। सेम इनके साथ है। तो हमारे देश की व्यवस्थाएं क्या है? एक तो एकात्मक भी है और संघीय है, संघात्मक भी है। अकेले का भी चलेगा भाई पूरा सिक्का, और मिलजुल के भी चलेगा। दोहरी सरकार है हमारे देश की, दोहरा, जैसे एक हमारे देश की जो सरकार है वो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार है, ठीक है। संवैधानिक शक्ति का विभाजन भी है केंद्र व राज्यों के बीच में। एकल संविधान है, एकल नागरिकता है। आर्टिकल 3 आप पढ़ोगे तो नए राज्यों का निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं या उनका समाप्ति भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कई बार एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य भी बन जाते हैं, और दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य भी बन सकता है। राज्यपाल का जो पद होता है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, वो भी दिया गया है। आप देखिए राज्यपाल का, अब जैसे हम लोग एक राज्य के अंदर देखते हैं, बोला मुख्यमंत्री की बड़ी पावर है, ऐसा ही सुनने को मिलता है हमेशा कि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी पावर है भाई साहब। बोला ठीक है पावर है। बोला राज्यपाल की कोई पावर नहीं है ना, ऐसा लगता है ना, राज्यपाल की कोई पावर नहीं है। अरे भाई साहब राज्यपाल की पूरी पावर है, लेकिन वो खुफिया तरीके से बैठा हुआ है ना। कभी आपने देखा राज्यपाल को? क्या राज्यपाल यहाँ घूम रहा है वहां घूम रहा है? क्यों? क्योंकि वो केंद्र ने भेजा, केंद्र ने भेजा है स्पेशली कि जाओ देखो राज्य में कोई छोटा मोटा काम चल रहा है, चलने दो। अगर कोई बड़ा काम कर देते हैं ना अचानक से, जो केंद्र को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो जाके उसे तुरंत रोक देना। तो बिल जितने भी पास होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं, उसके ही साइन होते हैं, उसके बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो राज्यपाल की अपने आप में बहुत बड़ी पावर है भाई, समझ रहे हो। अब अखिल भारतीय सेवाओं का जो निर्माण है, या जो अखिल भारतीय सेवा है, वो किसके अंडर है? वो केंद्र शासन के अंदर, केंद्र शासन के अंदर है, केंद्र के अंदर है। जैसे आईएसपी से आईएफएस, आईएफएस मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन सर्विस है, ठीक है, वो सारी की सारी। और कुछ सिचुएशन में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में विषय पर जो है वो क्या कर सकती है, वो एक्ट भी बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा अभी, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा समवर्ती सूची,
केंद्र में ज्यादा प्रभावी है। अगर समवर्ती सूची की हम बात करें, समवर्ती सूची का मतलब क्या है, जो राज्य की और केंद्र की दोनों सरकारें इंक्लूडेड हो, ज्यादा पावर किसकी है, केंद्र की है। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में जल्दी कमेंट करके बताना, आपातकाल की स्थिति में राज्य की पावर ज्यादा होती है या केंद्र की पावर ज्यादा होती है, बताओ जरा, फटाफट बताइएगा। अगर मैं बात करूं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में राज्य की पावर ज्यादा हो गई या केंद्र की पावर ज्यादा है, कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। राज्य की पावर ज्यादा है, गुड, बहुत बढ़िया। अरे आपातकाल की स्थिति में भाई मेरे, किसी राज्य में आपातकाल लग गया या आपातकाल की स्थिति में ज्यादा पावर तो सरकार में होगी यार, उसमें केंद्र में होगी। राज्य की तो सारी ही सारी जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई, तो अब शासन कौन करेगा, केंद्र करेगा। तो आपातकाल जब राज्य में लगेगा तो सीधी सी बात है, उसकी जो शक्तियां हैं वो केंद्र में होंगी, तो केंद्र की प्रभावी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, भारत का संवैधानिक विकास। अब अगर मैं भारत के संवैधानिक विकास की बात करूं तो ये भैया पूरा का पूरा खेल है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो अब ध्यान देना। भारत का भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। अब थोड़ा ध्यान देना, इंपोर्टेंट बातें हैं, मजा आ जाएगा समझने में। बोला यार संवैधानिक विकास कब से, मोटा मोटी बात करूंगा मैं, ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई हम लोग इतिहास में डिटेल में चीजों को कवर करेंगे। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो कहाँ कौन से देश में कैसे गठन हुआ, ये सारा कुछ प्रक्रिया हम लोग जानेंगे वो हिस्ट्री में। जैसे 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। कैप्टन हॉकिंस भाई साहब अपने एक हेक्टर नामक शिप के साथ जो है भारत में आते हैं और सूरत आते हैं वो, ठीक है। और यहां से लेकर के जाते हैं मिर्च मसाले, और 60 गुना मुनाफे में वो बेच देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोग इतिहास में कवर करेंगे, लेकिन कुछ डेट ऐसी हैं संवैधानिक विकास के लिए हमें इसलिए जरूरत होती है मेरे भाई, क्योंकि जब तक हम संवैधानिक विकास के कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, तब तक इतिहास हमें पता नहीं लगेगा कि इसको बनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कितना फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन हमारे निकल के बाहर आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए, संवैधानिक विकास में संवैधानिक विकास की क्यों जरूरत पड़ी, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। कि एक कंपनी का नाम सुना होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अगर इसका जो गठन हुआ क्यों हुआ, उद्देश्य क्या था इसका, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो उद्देश्य था केवल और केवल था ट्रेड करना या व्यापार करना। इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। बोला ठीक है, व्यापार करने के लिए कोई कंपनी खुली है तो वो शोषण कैसे कर सकती है, वो तो व्यापार कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। एक बार शेयर कर दो वीडियो को यार, मजा कम आ रहा है, ऐसे तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो क्या हुआ था, एज ए कॉमर्शियल कंपनी थी ये, केवल व्यापार करने के लिए खुली थी। अब ये खुली तो थी कहाँ भाई साहब, ब्रिटेन में जाकर के खुली थी, लेकिन अब ये भारत आएगी क्योंकि ब्रिटेन में तो कमाई का जरिया कुछ है नहीं, वहां तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये भाई साहब 1608 में आ जाते हैं भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, भारत में आगमन। बहुत बेसिक बेसिक मैं पॉइंट बता रहा हूं। अब जब भारत में आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस हिंदी में लिख देता हूं, कैप्टन हॉकिंस अपने एक जहाज जिसका नाम था दोस्तों क्या, हेक्टर, हेक्टर नामक शिप यानी पानी का जहाज, शिप से भारत आया, भारत आया। ये भाई साहब भारत आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, कैप्टन हॉकिंस, ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा आप लोग ये लिखो कहां आया था, तो ये ध्यान रखना, सूरत, सूरत आया था, और सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री भी खुली थी, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। 1613 में, 1613 में जब जहांगीर वगैरह पढ़ेंगे ना हम, तो वो सारी चीजें डिटेल यहाँ कवर करेंगे। 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी। ठीक है, परमिशन दी, या परमिशन को अनुमति कह सकते हैं, परमिशन दी या अनुमति, अनुमति दी, अनुमति दी। इसके अलावा ये कौन व्यक्ति था जो परमिशन दी थी? उस समय कैप्टन कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस नहीं था, कैप्टन हॉकिंस तो चला गया था, है ना। एक मिडलटॉन करके था, कैप्टन मिडलटॉन, उसने, उसके द्वारा ये जो है परमिशन मिली थी, मतलब उसे परमिशन मिली थी। अब दोस्तों क्या हुआ, देखिए मेरी बात को समझना। 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, और गठन हुआ तो व्यापार के लिए गठन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, और भारत में कैप्टन हॉकिंस आया था सबसे पहले हेक्टर जहाज के द्वारा। हेक्टर नामक जहाज था, ये फैक्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाता है। 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अब क्या हुआ, अब भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, व्यापार बढ़ेगा या घटेगा, बताना। जो व्यापार है वो बढ़ेगा या घटेगा, उसकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी या घटेगी, बताना जरा। उसकी शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? तो डेफिनेटली भैया उसकी शक्ति भी बढ़ी और व्यापार भी बढ़ा। शक्ति भी बढ़ी और व्यापार, जब आप बताइए आपका व्यापार बढ़ जाएगा तो आपकी शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपकी बैठा उठ बड़े लोगों में हो जाएगी तो आपकी शक्ति डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अब अभी तक तो केवल ये व्यापार कर रहे थे छोटे मोटे लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा लेवल हुआ और बड़ा लेवल हुआ, 1613 में तो फैक्ट्री खुल गई भैया। अब फैक्ट्री खुल गई तो अब क्यों सुनेंगे किसकी, राजस्व आने लगा, कलेक्शन होने लगा, टैक्स वसूलने लगे। तो अब भैया ये युद्ध करना शुरू करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ वर्षों के बाद, कुछ क्या, कई वर्षों के बाद हुआ क्या कि एक होता है युद्ध, जो कि 1757 में होता है। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था आपको मालूम है? केवल मैं बेसिकली फैक्ट क्वेश्चन बताऊंगा यहां पे। हुआ था प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो हुआ मेरे भाई किस किस के बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। तो मैं ये लिख देता हूं, बंगाल का नवाब था ये, बंगाल का नवाब, इनके बीच जब ये युद्ध हुआ मेरे दोस्त, तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। जब हार हुई तो अब तो पावर और बढ़ गई भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ समय फिर शासन ठीक ठाक करते रहे, लूटपाट चलती रही। लेकिन अब सोचिए यार, यहां केवल बंगाल से तो काम चलेगा नहीं, अब तो दिल्ली पर भी, अवध पर भी शासन करना है। ठीक है, अब भैया इन्होंने क्या किया, अब 1764 में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध हुआ किस किस के बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, मीर कासिम, केवल मीर कासिम नहीं, अवध के नवाब भी थे, अवध के नवाब वर्सेस दिल्ली भी थी, दिल्ली को भी इंक्लूड किया था। और दिल्ली से जो युद्ध में इंक्लूड हुए थे वो थे सिराजुद्दौला, मुगल शासक था सिराजुद्दौला, सॉरी सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, ये इंक्लूड हुए थे इसमें। ये बादशाह शाह आलम सेकंड भी इंक्लूड हुआ था, मैं गलत कह रहा हूँ। शुजाउद्दौला तो अवध का राजा था ना, अवध का नवाब था। क्योंकि दिल्ली में तो शाह आलम था, शाह आलम सेकंड, ऐसे लिखो आप। अवध का तो था शुजाउद्दौला, 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 शुजाउद्दौला तो अवध का था भाई, ध्यान रखना ये। और दिल्ली का जो था वो था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। चलो ये इस तरीके से थे, है ना। अभी नाम सेम लगते हैं, हाँ सेम लगते हैं, तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं तो सब रटे हुए हैं, आपको लग रहे होंगे नए नए। चलो, तो यहां पर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर इसमें जीत हुई,
और मीर कासिम और इनकी पूरी टीम भाई साहब हार गई। अब जब हार गई तो अब इनका भाई साहब और ज्यादा प्रोग्राम बढ़ता चला गया। अब कंपनी की राजनीतिक शक्तियां भी बढ़ गई। मैं आपको बताऊंगा यहां इन्होंने राजाओं के साथ कितना खेल खेला था। मतलब उस समय के राजा भी भोले वाले ही थे, पता नहीं क्या थे। अब देखो यहां पर एक और 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। अब इस संधि में मेरे भाई, इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, ध्यान रखना कितना मामला हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब का राजस्व का अधिकार तो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझ रहे हो किसका? बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो भैया इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो टैक्स कलेक्शन है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, राजस्व, राजस्व किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। शक्ति किसके पास? बोला शक्ति तो लोकल शासक जो थे उनके पास, है ना, जो शासकों के पास, ऐसे लिख लो यार, जो देशी शासक थे ना अपने, उनके पास। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, हालांकि आपको लिखना लुकना कुछ नहीं है, केवल समझना है। देखो शुरुआत में क्या हुआ, हालत कुछ इस तरीके से खराब हुई थी इनकी। किस तरीके से, ये नोट करो फिर मैं बताता हूँ, बड़ी मजेदार स्टोरी है, आप इसको नोट करिए फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लिया? ओके। तो यहां कुछ ऐसा हुआ, देखिए मान के चलिए ये एक हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत थे। जब देश आजाद भी हुआ ना, तो उससे पहले भी लगभग 2000 से भी ज्यादा रियासतें थी। तो ये अलग अलग रियासतें हैं। ठीक, ये अलग अलग रियासतें हैं। ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे करके अलग अलग इनके नाम हैं। तो लास्ट में आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा हालत हो गई थी, तो इतने पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, इतने पर केवल शासकों का शासन था, जो हमारे लोकल शासक थे देश के। ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी। अब देखो हुआ क्या। अब सबसे पहले देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत को कैसे बढ़ाया, ये देखना आप। इसने, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखो ध्यान देना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले तो आकर के व्यापार चालू हो गया धीरे धीरे। अब व्यापार बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ा तो पैसा आने लगा, पैसा आ गया तो ये अपने पहुंचे देश, कहाँ? ब्रिटेन। वहां से ये जो बेरोजगारी जो छपरी थे उनको उठा उठा के लाने लगे। बोला यार भारत देश में तो बहुत पैसा है, चलो सीधे वहीं, और जाकर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कपड़े वपड़े पहनने का सहूर तो है आपके अंदर, बस आपको बंदूक लेकर के खड़ा होना है। बोला ठीक है, सेना में भर्ती कर देते हैं और अपनी ब्रिटेन की अलग सेना हम बनाएंगे। बोला ठीक है। तो अब इन्होंने वहां के जितने भी छपरी थे उन सबको उठा उठा के ले आए और सेना में भर्ती करने लगे। अब सेना में भर्ती करने लगे तो भैया वहां के छपरियों का काम क्या था कि बंदूक लेकर खड़े रहो। अब यहां ये लोग लेकर के आगे 1000, 2000, 5000 ऐसे लोग लेकर के आने लगे। अब यहां पर ये मजबूत थे भाई सब, पहले से सब कुछ अपने अपने परफेक्ट थे। यहां भी लोग जो है सैनिक थे और ताकतवर सैनिक थे। लेकिन यहां ये क्या किया इन्होंने, जो इनकी जो तरीका था वो कुछ अलग यूनिक था, क्योंकि अंग्रेजों का सोचने का जो तरीका है ना वो कुछ और ही है। भारतीय लोग सोचते रह जाएंगे, वो काम कर देते हैं इतनी देर में, क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट्स ज्यादा हैं, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, हमारे यहाँ रिसोर्सेज नहीं है। तो ये क्या करते थे, ये पहुंचे कमजोर शासक के पास, कमजोर के पास। कमजोर है, मान लो कोई ई कमजोर है, कमजोर का मतलब ये ज्यादा पावरफुल है, ये कमजोर है। अब इसको जाके मिले, बोला हम ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हैं। बोला आइए, आपका स्वागत है। आप एक काम करिए यार, आपने जो सेना लगा रखी है 1000 लोगों की, बोला हाँ लगा रखी है, उसमें कितना खर्चा आता है तुम्हारा? बोला यार बहुत खर्चा आ जाता है हमारा, तो खाना पीना रहना सहना और ये मुश्किल हो जाती है मतलब। बोला कितना? अप्रोक्स मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है एक महीने में। बोला एक काम करो, आपका 1 लाख रुपए का खर्चा जाता है? बोला हाँ आ जाता है। आपकी सेना कितनी है? बोला 1000 की सेना है। ठीक है, तो एक काम करो ना यार, तुम इतने कमजोर आदमी हो, 1000 की सेना है, दूसरे पे 5000 की सेना है, एक काम करता हूं मैं, आप 1 लाख काट करके मुझे 50,000 दे देना, और 1000 की जगह मैं आपको 10,000 सैनिक देता हूँ। बोला ठीक है दे दो यार, ये तो मजा आ जाएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आपके पास 10,000 सैनिक होंगे तो कोई आपसे छेड़ेगा नहीं। बोला यार ये आदमी तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ताकत बढ़ जाएगी इससे तो हमारी। अब यहां पर जो ये सैनिक थे ना, लोकल राजाओं के अपने जो सैनिक थे, उनको हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक आकर के यहां लग गए। रक्षा किसकी कर रहे हैं? इस राजा की।
लेकिन इस राजा को ये नहीं पता ये रक्षा किसकी हो रही है। अब यहां से ये बोले कि 50,000 तो तुम ये दो महीने के, ठीक है, हाँ 10,000 सैनिक हमने दे दिए। अब एक काम करो यार, तुम्हारी राज्यों से बहुत टैक्स आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टैक्स भी दे दो हमें। तो यहाँ से राजाओं ने टैक्स भी देना शुरू कर दिया। बोला चलो हमारी सेफ्टी तो हो ही रही है, टैक्स देने में क्या दिक्कत है, पहले भी देते थे अब दे देंगे। बोला देना शुरू हो गया। अब ये यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रुकी थोड़ी, इसने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो अब सीधे सीधे हम लोग चलते हैं दूसरे राजा के पास। दूसरे राजा के पास पहुंचे, बोला हाँ ठीक है, इसके पास पहुंच गए। बोला यार तुम्हारे पास तो केवल 500,000 सैनिक हैं, और आप एक काम करो हमारे साथ जुड़ो और हम आपको सेना देंगे। आपका अगर 1 लाख रुपए खर्च होता है तो आप 50,000 रुपए दे देना हमें, और हम अपनी सेना लगा देंगे, और आपकी 500 की सेना है तो हम 5,000 की सेना लगा देंगे, दूसरे शासक से आप मजबूत हो जाओगे। बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मजा आ जाएगा भाई। तो यहां भी सेना लगा दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऐसे ऐसे करके इन सभी राजाओं के पास अपनी सेना लगा दी। शुरुआत में इनके साथ बड़ा गेम खेला, इनको जिस चीज की जरूरत है, इनको महंगी महंगी घड़ी ला करके गिफ्ट कर दी राजाओं को। बोले ये घड़ी है, बहुत जबरदस्त घड़ी है भाई, अमेरिकन घड़ी है ये, और ये ब्रिटेन की घड़ी है। कपड़े दे दिए ला ला करके, तो वो पहन करके धोती और कुर्ता पहन करके राजा चला करते थे। बोला ये पैंट शर्ट है, कहाँ आप पुराने जमाने में घूम रहे हो, आओ जल्दी चलो ये पहनो। फिर बोला ये क्या रथवत से चलते हो लोग, गाड़ी लो, लेमोजिन खरीदो तुम यार, ये बड़ी सी गाड़ी खरीदो रोल्स रॉयस की गाड़ी खरीदो। ये इनको चस्का लगा दिया इस तरीके के। बोला कहाँ घोड़े पे भागते हो यार तुम, ये मामला ठीक नहीं है। बोला कहाँ तलवारबाजी करते हो तुम, हटाओ ये पिस्टल लो, ये बंदूक लो, इस तरीके से इनको जो है ऐसे वो लगा दिए। अब अपना सामान भी ला ला करके बेच रहे हैं, ये गाड़ियां, बंदूक, है ना, ये सारी चीजें बेच रहे हैं ला करके, और इन सैनिकों की जो है वो फीस भी यहां से ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये सब सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, जब चाहे इसको लपेट लेगा। यही हुआ बाद में चल के। अब इन राजाओं के साथ होने लगा शोषण, अब जो मर्जी अपनी करते वो, क्योंकि भैया पूरी की पूरी सेना तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के सभी राजाओं के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब मांग होने लगी किसकी, संविधान की। तो अब जब यहां बहुत ज्यादा ये चीजें होने लगी कि भैया ये आतंक बढ़ गया इनका, अंग्रेजों का, इन ब्रिटेन के लोगों का, तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो कुछ शासक थे, उन्होंने क्या प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तो अब ये बात पहुंची कहां तक, ब्रिटेन तक। अब ब्रिटेन, क्योंकि अभी तक देखो खाना पीना भी चल रहा था इन सभी छपरियों का, अंग्रेजों का, भारत देश से, तो ऐसा भी नहीं कि तुरंत डर की वजह से भाग जाए ये, नहीं। उन्होंने कहा यार भारत से बहुत बड़ी इनकम आ रही है हमें, कलेक्शन बहुत मोटा हो रहा है, छोड़ना नहीं किसी कीमत पे, बस ये तो भोले भाले लोग हैं, कैसे भी इनको दबाओ। बोला कैसे दबाएं, बोला इनको ये करो, हम तुम्हें तुम्हारा फायदा दे रहे हैं, एक्ट ले लेकर के आओ, रेगुलेटिंग एक्ट लाओ, क्राउन शासन लाओ, ये लाओ वो लाओ, नई नई चीजें लानी शुरू कर दी। लेकिन हमारे देश के जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी थे, वो बड़े माइंडेड थे। बोला पहले इनको लाने दो जो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनको खदेड़ खदेड़ करके मारेंगे। अब शुरुआत हुई संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 में, जब सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। और ये सारी चीजें हुई। तो कुछ बातें मैं ऐसी नोट करके लाया हूं कि लिखूंगा तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे लिखते लिखते। आप लोग केवल इनको वन बाय वे समझते चलना, और 11 बजे से डेली क्लास होगी तो डेली ज्वाइन करना। अब मैं आपको कुछ पॉइंट पॉइंट बताता चलता हूं, जो डेट इंपोर्टेंट होंगी, जो लाइन इंपोर्टेंट होगी मैं अंडरलाइन कर दूंगा, बाकी आप लोग समझते चलो सबको। सबसे पहले कि संविधान, बार बार संविधान निकलता है, संविधान, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। फैक्ट क्वेश्चन है, कभी भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है, ठीक। फिर कह रहा है कि ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा गया है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है, इस वजह से। फिर कह रहा है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने 1895 के आसपास में ये मांग रख दी थी कि भैया हमें एक संविधान चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की थी। गठन की मांग जो की थी वो कब की थी, 1934 में, ठीक है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल जो है वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले शुरुआत हुई थी, और इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी स्थापना होती है। चलिए बहुत बढ़िया। और कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। यानी कि यहाँ के दोस्तों हम इतिहास जब पढ़ेंगे ना,
और उसमें उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि 24 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, इनमें मेन कौन था। वो इतिहास का मैटर है, यहां पर पढ़ाएंगे तो फिर ये पॉलिटी का इतिहास बन जाएगा पूरा। अब देखो 1773, ये इंपॉर्टेंट डेट है। रेगुलेटिंग एक्ट, ये इस एक्ट को हालांकि आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ी एक्ट है, उतना नहीं पढ़ना है हमें, तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, केवल नॉर्मली जो चीजें हैं वो देखो। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा था। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, बार बार एग्जाम में आती है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसका मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वो एलिजा इम्पे था, ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैटर। ये बहुत हमने अलग अलग किताबों से, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के भी डाली थी कि भाई मैंने जो डिटेल ली है ये जबरदस्त डिटेल ली है, ठीक है, तो आप लोग ये समझिएगा। अब उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टार बना के सब चीजें लिखी है। तो 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन आरंभ हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा भैया द्वैध शासन जो है वो कब से शुरू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है या कौन से एक्ट से स्थान जो है इसकी शुरुआत हुई, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ये कंपनी पहले 20 साल के लिए शासन करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में 20-20 साल इसको कई सालों तक बढ़ाते चले गए, कई बार बढ़ाते चले गए, ठीक है। चलो देन उसके बाद इसको पढ़िए आप पूरे को, मैं एक सेकंड रुकना। देखो अब कह रहा है कि 1833 का चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। आपके एग्जाम में ये मान लेना कि एज इट इज देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कि पहले तो बंगाल के लिए था वो गवर्नर जनरल, अब पूरे भारत के लिए बना दिया, यानी उसमें बंबई भी जोड़ दिया, मद्रास भी जोड़ दिया, तब जाकर के ये भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। लॉर्ड मकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन कब किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा जो थी गुलामी की, उसको क्या कर दिया? विधि विरुद्ध कर दिया, यानी कि उसको उससे बाहर निकाल दिया कानून से। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। यानी अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, वो शासन कंपनी से हट करके, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से हट गया और कहां चला गया? सीधा ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी मुगल जो सम्राट हुआ करते थे ना, लो भैया तुम्हारी भी नहीं चलेगी, समाप्त कर दिया मामला, ठीक है। अभी तक ताकत बढ़ी रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इंपोर्टेंट ये है, जो रेड रेड कर दिया वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था, ये ध्यान रखना, ये लाइन इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। फिर कह रहा है यह योजना मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैटफोर्ड, उसके बाद क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक तो था आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये नाम भी ऐसे हैं, अंग्रेजी नाम है और अंग्रेजी में वैसे हाथ तंग है। आगे कह रहा है संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से। बोला ब्रिटिश प्रांत कौन से हैं? ये दिक्कत है ना आगे। फिर कह रहा है कि 93 आपके देसी रियासतों से थे, और उसके बाद चीफ कमिश्नरी से 4 थे। तो ये इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये क्या है ध्यान से समझना, कि ये जो 292 ब्रिटिश प्रांत हैं, यानी कि उस समय हर जगह ब्रिटेन के शासकों का शासन था। ब्रिटेन के जो शासक थे, यानी जो अंग्रेज थे, उनका शासन था, ठीक है। उन सभी राजा, यानी राजा तो थे हमारे देश के ही, लेकिन उन राजाओं के ऊपर भी जो सेना, मैंने बताया ना अभी सेना के साथ जो सीन चल रहा था, वो सब पे ब्रिटेन के शासकों का शासन चल रहा था। तो ब्रिटेन प्रांत थे ये 292। 93 जो देशी रियासत थी, देशी रियासत का मतलब जो राजा थे अलग अलग, ठीक है, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। चीफ कमिश्नर यानी कि दिल्ली, अजमेर मेवाड़, ये एक ही इंक्लूड था।
कुर्ग बलूचिस्तान, ये क्या था, जैसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है आज की डेट में, वैसे ही सिस्टम यहाँ था। ठीक। उसके बाद भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, बाकी के सदस्य चले गए कहाँ, दूसरे उस पाकिस्तान वाले में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपको आपके ऐप पे मिल जाएगी, और वीडियो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी ये वीडियो रहेगी प्लेलिस्ट में, लेकिन नोट्स जो मिलेंगे वो कंपटीशन गुरु ऐप पे मिलेंगे। तो आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है जी, ध्यान रखना, सबसे बुजुर्ग कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद, ये इस पूरी सभा के कौन थे, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे। फिर कह रहा है कि सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। पाकिस्तान को अलग बनाया। आप लोग जानते हैं आज की डेट में हम लोग पहले टूट चुके थे, हमने पाकिस्तान भी अलग दे दिया, बांग्लादेश अलग दे दिया है ना। उसी समय जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो तभी बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान एक ईस्ट यानी कि पूर्वी पाकिस्तान बना था, पश्चिमी पाकिस्तान बना था, यानी कि एक तो पाकिस्तान ही, अभी एक बांग्लादेश बदल गया दोबारा, है भारत का ये हिस्सा। अब देखिए हमारा संविधान कितना जबरदस्त है, हालांकि हमने जगह 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 से दूसरे देशों से उठा करके अपने संविधान का निर्माण किया है। आप सोचिए कि आपकी जो माता जी हैं वो खाना बनाती हैं और आप जाकर के होटल में खाना खाते हैं, होटल का खाना आपको पसंद नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं कर पाते आप उस खाने को और पेट खराब हो जाता है, लेकिन माता के हाथ का खाना डेली खा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि भाई मिर्च मसाले तो वहां भी वही हैं और यहाँ भी वही हैं, लेकिन उन मिर्च मसालों को डालने का जो तरीका है या क्वांटिटी है वो कम ज्यादा है, कैसी है, वो माँ के हाथों की अलग है और होटल वालों की अलग है। ऐसे ही संविधान बेशक हमने अलग अलग उठा करके बनाया, लेकिन मिर्च मसाले जो डाले वो अपने तरीके से डाले, हमारे देश अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है। और आज हम दोबारा से मांग करने लगे हैं अखंड भारत की। आज अगर पाकिस्तान भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम तैयार हैं, अगर हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ना चाहे तो भी हम तैयार हैं, अफगानिस्तान जुड़ना चाहे तो भी हम तैयार हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान जैसे देशों के तो अपने टुकड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका संविधान जो था वो उतना पावरफुल नहीं था, उतने अच्छे व्यक्तियों ने नहीं लिखा जो हमारे संविधान के, जो हमारे देश के लोगों ने संविधान लिखा है। चलिए खैर इसके बारे में बात करते हैं। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को आविष्कार कर दिया गया था, सॉरी अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोबारा से देखना आप लोग। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। तो ये प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में। आगे हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि एक हैदराबाद ही नहीं, इसके अलावा जूनागढ़ है ना, जम्मू कश्मीर, ये भी इंक्लूड थे, बाद में सब मान गए थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक है, और तथा मुसलमानों की संख्या कितनी थी, 79 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। उस समय देखो ऐसा नहीं था कि महिलाएं, हम लोग कमजोर समझे महिलाओं को, चलो महिलाओं को लेते ही नहीं है संविधान सभा में। भाई साहब उस समय की भी थिंकिंग जो थी ना हमारे देश के लोगों की, वो गजब की थी। 15 महिलाओं को लिया, ऐसा नहीं अरे भाई हमने देश तो पाकिस्तान बना दिया, मुसलमानों की जरूरत नहीं है हमें। देखो उस समय भी हमने मुस्लिम लोगों को भी रखा, आइए, और क्योंकि हमें तो पता था ना सभी देश के सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि हम लोग केवल हिंदुओं को ही साथ लेकर के चलें। उस चीज पे अगर हम लोग काम करते तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। हम सब एकजुट होकर के काम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। आगे देखिए अगली जो लाइन है वो क्या कह रहा है आपसे कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे जो देश के संविधान है उसके जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 में। एक बार कमेंट देख लेता हूं, हाँ शाम को होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत इंटेलिजेंट हो आप सभी भाई, गजब गजब गजब। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई मैंने फालतू की लाइन यहां पे ऐड ही नहीं करी है। आगे कह रहा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, उनको चुना गया था। किसको चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये प्रश्न बड़ा बेसिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान का समय लगा था, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, वीडियो रुक गई क्या, एक सेकंड।
एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, चल गई वीडियो भाई, हल्की सी पॉज हो गई थी। अब उसके बाद देखिए आगे, यहां कह रहा है कि संविधान ने भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था या अंगीकार किया था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकार किया था, यानी कि उसको ले लिया था कि भैया ये संविधान हमारे काम में आएगा, इसको अंगीकृत कर लो। उसके बाद संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, अब लागू कर दिया, यानी दोनों डेट तो एक ही है, 26 तारीख है, लेकिन यहां 26 नवंबर 1949 है, यहां अंगीकृत कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसके बाद कोई ऐसी बैठक नहीं हुई थी, लागू ही कर दिया गया था फिर तो सीधा सीधा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और यह भी प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पिता भाई ऐसी तो कहा नहीं जाता होगा, योगदान रहा होगा बहुत जबरदस्त वाला, इसलिए पिता कहा जाता है। समझ रहे हो बात को भाई, किसी को भी संविधान सभा का पिता कहा जा रहा है, इसका मतलब वो और लोगों से यूनिक होंगे, इसलिए उनको पिता कहा जा रहा है डेफिनेटली। उसके बाद पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको फैक्ट वे में समझने हैं, हालांकि किताब से ही पढ़ा था लेकिन फिर भी मैंने लगा दिए हैं। आगे आइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, जन गण मन, ठीक है। अब उसके बाद देखो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। बताओ भाई कितने स्टूडेंट ऐसे जो राष्ट्रीय गीत को जानते हैं? शुरू की 2-3 लाइनें या एक लाइन आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ राष्ट्रगीत की, तभी आपको मानूंगा कि हाँ वाकई में जबरदस्त मामला है। उसके बाद प्यारे साथियों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। अब इस बारे में हम लोग जो बात करेंगे केशवानंद भारती के बारे में, ये अलग से वीडियो पूरा मतलब 1 घंटे डिस्कशन होगा इस पे, वो आगे चल के होगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ओके, अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। आगे ये लाइन है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं आप लोग जानते हैं। सबसे पहले, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। लंबा मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे कौन से देश का लिखित संविधान, तो भारत का ही है। और दूसरा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है, USA का है। इसने 1789 में अपनाया था इसको। फिर भारत के मूल संविधान में 22 तो भाग थे, ध्यान रखना, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करूं तो 25 तो भाग हैं, 470 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि ये आप लोगों के कम ज्यादा होते रहते हैं, तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो लेटेस्ट देख के जाना कितने हैं। ओके, मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, मूल कर्तव्यों का जो संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, मैंने ये तो पहले बता दिया, एकल नागरिकता है, आप देश के ही नागरिक रहेंगे, राज्यों के नागरिक अलग से नहीं होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। उदार और कठोरता का मतलब है कि कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कल कैसे कठोर है कैसे कमजोर है, ठीक है। कुछ निर्णय आपके आसानी से हो जाते हैं, कुछ मुश्किलों से होते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी, ज्यादातर वकील थे वहां पे भाई, ठीक है। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, राज्यों का संघ, ठीक है। आज की क्लास में ये था, और यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जो पेड कोर्सेज हैं और उनमें ये 5 दिन की क्लासेस का मैटर, 5 डेज की क्लासेस का मैटर मैंने 1 दिन में दिया है। केवल कारण था उसका केवल एक, आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो। और दूसरी बात, ये कंप्लीट जो मैंने यहां लिखा है
ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे एज इट इज मिल जाएंगे देखने के लिए, कोई फीस चार्ज नहीं है, बस आपसे एक ही फीस है, एक ही फीस है। आप फीस मान सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने स्टेटस पे लगाना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है सभी लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे। आज शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, टेक केयर। ओके समीक्षा, थैंक यू वेरी मच, क्लास आपको अच्छी लगी। हैप्पी शिवरात्रि सर, आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के अवसर पर ही कह सकते हो, भगवान शिव के जो शिवरात्रि है उसके उपलक्ष्य में मैंने ये आपको जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री करवाई हैं, ये बैच बिल्कुल फ्री करवाया है। चलिए ये तो बहुत अच्छा रहा, और आज मेरा फास्ट भी है तो दिन वैसे भी अच्छा रहेगा आई थिंक। चलिए जी, सभी को धन्यवाद। फिर से एक बार बता दूं, इसकी पीडीएफ जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो ऐप पे मिलेंगे। डायरेक्ट माई कोर्स ओपन करोगे उसमें खुल जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूपी पुलिस वाले इसको देख सकते हैं, कांस्टेबल वाले जबरदस्त क्लासेस रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।